हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। RSCB पार्ट 5 में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और लास्ट पार्ट में हमने जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन था कि मैकेनिकल एनर्जी सोर्स कौन सा यूज़ किया जाता है एक डीसी जनरेटर को ड्राइव करने के लिए। तो डीसी जनरेटर में आप जानते हैं कि हमारे पास एक डीसी जनरेटर के लिए कोई भी डीसी जनरेटर है तो उसमें हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है तो उसके लिए इनपुट किसकी मदद से दिया जाता है ये देखना है। अल्टरनेटर की मदद से। भाई डीसी जनरेटर बना रहे हो, एसी जनरेटर का क्यों यूज़ करोगे, बेवकूफ़ी है, नहीं यूज़ करना चाहिए। आर्मेचर तो बेचारा खुद घूमता है। और रोटर को ही हम क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है। डीसी मोटर का क्यों यूज़ करोगे, डीसी मोटर का यूज़ करके डीसी जनरेटर चला रहे हो, बेवकूफ़ी है। अरे जनरेटर बनाना है, आपको फ्यूल इनपुट देना है, फ्यूल इनपुट देके इसके आर्मेचर पार्ट को घुमाना है। आर्मेचर पार्ट को किसकी मदद से घुमाओगे, प्राइम मूवर की मदद से घुमाते हैं। तो आंसर कौन सा होगा हमारे पास, करेक्ट आंसर ई, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा प्लीज़, क्या बोला गया है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स बताने हैं जनरेटर में। यदि स्पीड कितना गिवन है 370 RPM और इस पे जो EMF इंड्यूस होता है वो कितने पे होता है, 50 हर्ट्ज पे होता है। तो हमें गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है हमारे पास स्पीड 375 RPM और फ्रिक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी, स्पीड और पोल का एक रिलेशन होता है, उसको हम किससे शो करते हैं, n बराबर 120F/P। तो P बराबर कितना हो जाएगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोल पता करने हैं। पोल कितने हो जाएंगे, 120F/n कितना हो जाएगा 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितना है 50 अपॉन स्पीड कितना है 375। इसको सॉल्व करिए, कितना आंसर आता है, इट इज़ 16। कितना आ रहा है 16। तो आंसर करेक्ट क्या होगा हमारे पास, डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा प्लीज़, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज पावर लॉस्ट, पावर लॉस्ट होना चाहिए एज हीट, किस में, आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में। आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग किसकी, डीसी मशीन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास डीसी मशीन है, उसका फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में जो लॉस होगा वो कौन से लॉस होंगे। जैसे ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है हमारे पास, जिसमें एक फील्ड वाइंडिंग है, एक हमारे पास कौन सी वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग किस मटेरियल से बनी हुई होती है, मटेरियल होता है कॉपर, ठीक है। तो मटेरियल कॉपर है, कॉपर वाइंडिंग में करंट की फ्लो होने की वजह से जो I2R लॉसेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे यही वाइंडिंग अगर एल्यूमिनियम से बनी हुई होती, मटेरियल एल्यूमिनियम होता है, उसमें I2R जो लॉसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम लॉसेस। तो लॉसेस का मतलब ये होता है कि मशीन की किस पार्ट में जो जिस मटेरियल से बना हुआ है उसमें होने वाले लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस का मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉपर लॉसेस। अब हमें दूसरे कंसेप्ट भी साथ में सीखने हैं कि इसके अलावा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 3 अंडरलाइन कर रहे हैं। कोर लॉस कौन से होते हैं, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस 2 पार्ट के होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस एंड एडी करंट लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस का फॉर्मूला होता है KH कांस्टेंट F Bm⁻⁴ ठीक है, प्लस एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला होता है K डैश F² Bm²T², ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखिए ज़रा प्लीज़, कई लोग क्या समझते हैं कि डीसी मशीन है सर, डीसी मशीन में कितना होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो उसमें होने वाले आयरन लॉसेस कितने होते हैं। सेंस ये दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपको मैं बोलूँ कि फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो ये दोनों लॉसेस क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो भाई साहब डीसी मशीन में फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती है, डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, वहाँ पर आयरन लॉसेस 0 होते हैं। तो ये मत समझिएगा कि डीसी मशीन में आयरन लॉसेस 0 होते हैं,
कई लोग गलती करते हैं। डीसी मशीन या दुनिया की कोई भी मशीन वो एसी पे ही वर्क करेगी। डीसी मशीन का मतलब ये है कि मान लो ये डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर में आप सप्लाई कैसी दोगे, डीसी, लेकिन कम्यूटेटर उसको क्या करेगा, इन्वर्जन प्रोसेस करके इंटरनली क्या अवेलेबल होगा, एसी अवेलेबल होगा, है कि नहीं? ऐसा ही है हमारे पास, क्योंकि E इजिकल टू, जैसे मान लीजिए जनरेटर है, E इजिकल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या डीसी मशीन के लिए डेल फाई बाई डी एल टी, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब चेंज इन फ्लक्स हो। डीसी सप्लाई में तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, जीरो हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, जीरो होगा। डीसी जनरेटर में डीसी सप्लाई के लिए ईएमएफ इंड्यूस जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास डीसी जनरेटर में रियलिटी में क्या होता है, इंटरनली सारा प्रोसेस एसी में होता है और अल्टरनेटिंग आपके पास फ्लक्स रहता है। लेकिन कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश क्या करते हैं, उसको डीसी में चेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर हमें डीसी रहेगा, चाहे डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, इंटरनली हमेशा क्या रहेगा, एसी रहेगा। और इंटरनली एसी रहेगा तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होगा, और फ्रिक्वेंसी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा। जितना स्पीड ज़्यादा होगा डीसी मोटर का, डीसी जनरेटर का, उतना ही हमारे पास एडी करंट लॉसेस, हिस्टेरिसिस लॉसेस, या फिर आप बोल सकते हो कंबाइंड ऑफ आयरन लॉसेस, ये ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक दूसरा कंसेप्ट आपका ये क्लियर हुआ, दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, कॉपर वाइंडिंग का और आयरन लॉसेस का डीसी मशीन के रिगार्डिंग। तीसरा कंसेप्ट क्या है, मैकेनिकल लॉसेस। अब मैकेनिकल लॉसेस क्या होते हैं, कोई भी मोटर घूमती है या उसका फ़ैन घूमता है, तो आपका पंखा घूमता है, तो आप जो सीलिंग फ़ैन है या फिर कोई सा भी फ़ैन है, अगर आपकी मोटर घूम रही है तो उसमें घूमने के कारण क्या होता है, विंड उसका रोटेशन का अपोज करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस बोलते हैं। उसमें फ्रिक्शन भी होता है, तो इन्हीं फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को रोटेशनल लॉस भी बोला जाता है या फिर मैकेनिकल लॉस भी बोला जाता है। ये तीनों एक ही बात है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ है केस फर्स्ट में। क्या दिया हुआ है, आराम से जो जो डेटा दिया हुआ है वो लिखते जाइएगा। एक फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ है 6%, किस पावर फैक्टर पे, cos फाई 0.8 लैगिंग। cos फाई 0.8 लैगिंग है तो sin फाई कितना होगा, 0.6, यही होता है ना, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब cos फाई 0.8 होगा तो sin फाई 0.6 होगा, या फिर आप आराम से ऐसे भी पता कर सकते हो, फाई इक्वल टू cos इनवर्स 8.8, एंगल फाई आ जाएगा 53.13 डिग्री, उसका साइन लोगे तो कितना आएगा, 0.6 ही आएगा। ठीक है, ये केस फर्स्ट में दिया हुआ है, और केस फर्स्ट में स्पीड कितना है, 1200 आरपीएम। स्पीड हमारे पास है 1200 आरपीएम। केस सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, मशीन के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना, केस फर्स्ट में स्पीड कितना है, 1200 आरपीएम। सेकंड केस में ये बोला गया वाल्व विल बी द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हमें पता करना है। ठीक है, किस पावर फैक्टर पे, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे, मतलब पावर फैक्टर वही रखा जो पिछली बार था, कितना था, 0.8 लैगिंग, अभी भी कितना है, 0.8 लैगिंग, तो साइन फाई कितना होगा, 0.6 ही होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता करना है, किस स्पीड पे पता करना है, 1100 आरपीएम पे। तो क्वेश्चन की समरी सुनिए, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में आपको वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन पूछा है, और यदि स्पीड को 1100 आरपीएम से कितना कर, 1200 आरपीएम से कितना कर दिया जाए, 1100 आरपीएम, तो बाकी पावर फैक्टर और साइन फाई ये दोनों क्या रखे, सेम रखे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया। तो हमें कुल मिला के ऐसा कुछ दिमाग लगाना है कि वोल्टेज रेगुलेशन और स्पीड के बीच में रिलेशन निकल जाए। तो ये कैसे निकल सकता है, देखिए ज़रा प्लीज़, इसमें देखिए वोल्टेज रेगुलेशन और स्पीड के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, ये समझना है आपको। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन होता है x इक्वल टू आर, सॉरी वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई। ठीक है, आपको मैं हमेशा सजेशन दूंगा यही फार्मूला यूज़ करें फॉर द कैलकुलेशन। जब आपको मौका मिले पर यूनिट का फार्मूला लगा दो, सारा झंझट ही खत्म हो जाता है, सारी क्वेश्चन एनालिसिस और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन है, हमेशा फुल लोड कंडीशन मेंशन है। फुल लोड का मतलब होता है 100% लोड, और 100% लेवल ऑफ लोड का मतलब होता है x इक्वल टू 1।
तो x की वैल्यू तो कितनी है 1 है, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन x इक्वल टू 1। उसके बाद किसी भी अल्टरनेटर या ट्रांसफार्म अल्टरनेटर में मोस्टली ये देखा जाता है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मशीन में वो कम से कम रखा जाता है। तो पर यूनिट रेजिस्टेंस भी हम अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लें, 0 ले लें। अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेते हैं, 0 लेते हैं। मोस्टली जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण आएगा। अब दोनों केसेस में कौन सा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है, इसलिए हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस साइन लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया x पर यूनिट जीरो प्लस x पर यूनिट साइन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब देखोगे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू x क्या होता है, XL इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ओमेगा मतलब 2πfl, 2πfl पर यूनिट इनटू साइन फाई। तो यहाँ से आप देखो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में 2π कांस्टेंट है, 2π तो चेंज हो ही नहीं रहा है, 2π तो कांस्टेंट है। इंडक्टेंस की वैल्यू वो भी कांस्टेंट रहता है। दोनों केस में साइन फाई 0.6 है, सेकंड केस में भी 0.6 है। केवल क्या चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। कैसे चेंज होगी, देखो वोल्टेज रेगुलेशन किसके प्रोपोर्शनल आ गया, फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे हम क्या रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीड के साथ। स्पीड के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, हम देखते हैं। स्पीड के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन होता है, n इक्वल टू कितना होता है आपके पास, n बराबर होता है 120f/p, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड या स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो वोल्टेज रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे कि वोल्टेज रेगुलेशन इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट केस में वोल्टेज रेगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 स्पीड और सेकंड केस में वोल्टेज रेगुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 स्पीड। हमें तो सेकंड केस में पता करना है वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगर इन दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लिया जाए, वोल्टेज रेगुलेशन सेकंड केस अपॉन वोल्टेज रेगुलेशन फर्स्ट केस, तो क्या हो जाएगा n2/n1, ठीक है। तो हमें तो पता करना है वोल्टेज रेगुलेशन इन सेकंड केस इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2/n1 इंटू वोल्टेज रेगुलेशन फर्स्ट केस, ऐसा ही होगा। तो अब देखो ज़रा प्लीज़, फर्स्ट केस में स्पीड कितना था 1200 RPM, सेकेंड केस में कितना हो गया 1100 RPM, फर्स्ट केस में कितना था 6%, अब कितना हो जाएगा 5.5%। अल्टीमेटली हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन ये आ गया। सो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी। आंसर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया। अगर आप देखोगे क्वेश्चन को वापस, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है जो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का रिलेशन किसके साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ, और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, स्पीड के साथ। तो स्पीड बढ़ने के साथ या स्पीड घटने के साथ आप यहाँ से एक कंक्लूजन भी लिख सकते हो नोट डाल के। यहाँ से क्वेश्चन से सीखने को क्या मिला, वो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट जरूर लिखें आप। इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला कि यदि किसी मशीन में पावर फैक्टर सेम रखा जाए, लेवल ऑफ लोड सेम रखा जाए, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर या स्पीड बढ़ने पर वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है, ठीक है। कैसे, ये समझिएगा, ये समझिएगा। लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं आपको। देखिए n1 स्पीड कितनी थी आपके पास, 1200 RPM। वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया, वोल्टेज रेगुलेशन आया 6%, ठीक है। आपने स्पीड घटा दी, कितनी कर दी, 1150 या 1100 RPM कर दी, ठीक है। स्पीड 100 RPM घटा दी, वोल्टेज रेगुलेशन आ गया 5.5%। आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट फ्यूचर में इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो विदाउट एनी डिले। आपको 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा 2 सेकंड में इसका आंसर, आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन के एनालिसिस करना सीखो। अब क्वेश्चन से हम क्या सीख रहे हैं, क्वेश्चन से हम ये सीख रहे हैं कि यहाँ पर अगर किसी मशीन में पावर फैक्टर सेम रखा जाए और लेवल ऑफ लोड सेम रखा जाए, तो स्पीड चेंज करने से या फ्रिक्वेंसी चेंज करने से वोल्टेज रेगुलेशन कैसे चेंज होता है। तो स्पीड घट रही है, स्पीड कितनी घटी, 100 RPM घटी, ठीक है। 100 RPM घटी मतलब इसका कितना घटा, 0.5। अगर आपको मैं बोलूँ कि 1200 RPM पे कितना घटा, 1100 RPM, तो
तो 600 आरपीएम पे कितना घटेगा, 50 आरपीएम में घटेगा। उसी तरह 1200 आरपीएम पे अगर 6% है, ठीक है, तो 1100 पे कितना होगा, 5.5%, मतलब 0.5% आप में यहाँ पर कमी आई है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट लिख दीजिएगा। नोट क्या लिखोगे, इन एनी मशीन लिखिएगा, इन एनी मशीन फॉर कांस्टेंट पावर फैक्टर एंड level of load, voltage regulation is directly proportional to the frequency or speed, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दिया तो बहुत है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी या स्पीड बढ़ेगी तो वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी या स्पीड घटेगी तो वोल्टेज रेगुलेशन घटेगा, ठीक है। इसको लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। Which of the following is reduced by using fractional pitch winding, ठीक है। फ्रैक्शन पिच वाइंडिंग यूज़ किया जाए तो इसमें से कौन सा रिड्यूस होगा। तो हम डिटेल से पहले पढ़ते हैं कि फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि आंसर क्या रहेगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग क्या होती है। फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग को शॉर्ट पिच वाइंडिंग भी बोला जाता है। शॉर्ट पिच वाइंडिंग सीखने से पहले हमें ज़रूरी है कि व्हाट इज़ फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है। फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है। फुल पिच वाइंडिंग हमारे पास अगर मान लीजिए 2 पोल है, मान लीजिए N पोल है, एक हमारे पास S पोल है, ठीक है। ये कॉइल है, ये कॉइल मान लीजिए ये कॉइल साइड A है, ये A डैश है, ये क्रॉस कंडक्टर, ये डॉट कंडक्टर, ठीक है। ये कॉइल की 2 साइड है। तो 2 पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल पिच। 2 पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं पोल पिच। पिच मतलब डिस्टेंस। और 2 कोइल के बीच, कोइल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं कोइल पिच, ठीक है। तो फुल पिच वाइंडिंग में क्या होता है, पोल पिच और कोइल पिच दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। तो इससे फ़ायदा क्या मिलता है, इससे फ़ायदा ये मिलता है कि इस पोल का जितना भी फ्लक्स है वो सारा किसके साथ लिंक हो जाएगा, इस कंडक्टर के साथ। इस पोल का जितना भी फ्लक्स है वो किस कंडक्टर के साथ लिंक हो जाएगा, ए डैश कंडक्टर के साथ। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स विल लिंक विद द कोइल साइड, तो जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। हाईएस्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन फिर भी हाईएस्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फिर भी फुल पिच वाइंडिंग को यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका भी कारण है, ठीक है। हमें तो देखो हमें जहाँ ज़्यादा वोल्टेज मिले वहाँ तो बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी इसको नहीं यूज़ कर रहे। तो फुल पिच वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जहाँ पर कोइल पिच पोल पिच के बराबर हो, दोनों के एंगुलर डिस्टेंस बराबर हो और ईएमएफ हाईएस्ट इंड्यूस होता है, फिर भी इसको नहीं यूज़ करते। इसका कारण ये है कि हमारे पास यहाँ पर हार्मोनिक्स इंड्यूस्ड हो जाते हैं साथ में। अब क्वेश्चन ये है कि हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स क्यों प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे पास। हार्मोनिक्स इसलिए प्रोड्यूस होते हैं, देखो भाई साहब, हार्मोनिक्स से हमें नुकसान क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वोल्टेज इंड्यूस किया 100 sin ओमेगा टी प्लस 30 sin 3 ओमेगा टी प्लस 20 sin 5 ओमेगा टी। तो अगर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी की जो टर्म है ओमेगा, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, 3 टाइम्स हो जाए तो 3rd हार्मोनिक्स कंपोनेंट है, 5 टाइम्स हो जाए तो 5th हार्मोनिक्स कंपोनेंट है। अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, हम हमेशा चाहते हैं कि कोई भी मशीन या जनरेटर हमेशा फंडामेंटल कंपोनेंट को ही प्रोड्यूस करे, अनवांटेड कंपोनेंट को नहीं प्रोड्यूस करे। हम नहीं चाहते अनवांटेड कंपोनेंट हो, क्योंकि अनवांटेड कंपोनेंट आएंगे तो अनवांटेड करंट फ्लो होगी, अनवांटेड कंपोनेंट के कारण अनवांटेड करंट फ्लो होगी, किस में, मशीन में।
अनवांटेड करंट फ्लो होगी तो हम चाहते ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अनवांटेड हीट होगी, क्योंकि करंट फ्लो होगी तो I²R लॉसेस भी होंगे, और लॉसेस होंगे तो अनवांटेड हीट होगी, अनवांटेड हीट होगी तो जो ये कंडक्टर के टर्न्स है इनके बीच में जो है इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, इनके बीच में क्या प्रोवाइड किया जाता है, इंसुलेशन। तो ये इंसुलेशन हीट ज़्यादा होगा, अगर किसी भी मशीन में रेटेड से ज़्यादा हीट हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, ये इंसुलेशन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तुरंत तो ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे इसका लाइफ टाइम रिड्यूस हो जाए और धीरे धीरे ये हट जाए इंसुलेशन हटते ही यहाँ पर टर्न्स के बीच में क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा और मशीन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी मशीन में अनवांटेड हमारे पास करंट फ्लो हो, ये हार्मोनिक्स है। तो हमारे पास पावर प्लांट में जो EMF इंड्यूस होता है और हमारे पास ये टारगेट रहता है कि इंड्यूस EMF प्योरली साइनोसॉइडल नेचर का रहे, क्योंकि अगर इम्प्योर साइनोसॉइडल रहेगा तो फंडामेंटल के साथ क्या आएगा, हार्मोनिक्स कंपोनेंट आएगा। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट हार्मोनिक्स रहेगा, देखो ये 100 वोल्ट है, मान लीजिए ये पीक वैल्यू, इसका पीक वैल्यू कितना है 30, थर्ड हार्मोनिक्स का, इसका पीक वैल्यू कितना है 20 एंड 7th 9th, ऐसे बहुत सारे ऑड हार्मोनिक्स कंपोनेंट आ जाते हैं। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हार्मोनिक्स कौन सा होता है, थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट, क्योंकि इसका पीक वोल्टेज कितना है 30 है, ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके से जो फंडामेंटल के नज़दीक वाले हार्मोनिक्स है ना उनको हटा दिया जाए तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा। तो हम थर्ड हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स को हटा देंगे तो हमें एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें प्योर इंड्यूस EMF फंडामेंटल कंपोनेंट मिल जाएगा। तो हम क्या करें, कैसे इस थर्ड हार्मोनिक्स कंपोनेंट को हटा दें। तो एक किसी भी 3 फेज जनरेटर में, इन एनी 3 फेज जनरेटर, इन एनी 3 फेज जनरेटर या अल्टरनेटर में हमारे पास जो इंड्यूस EMF की इक्वेशन होती है ना वो होती है E=√3 इंटू फेज इंड्यूस EMF। फेज क्या होता है 4.44 T टर्न्स पर फेज फ्लक्स फ्रीक्वेंसी इंटू KW। KW क्या होता है, वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ 4.44 T5F इंटू KP इंटू KD, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, हमें यहाँ पे बात करनी है पिच फैक्टर की। किसकी बात करनी है, पिच फैक्टर की। यदि आप ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो, ये पिच फैक्टर क्या होगा, इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, फंडामेंटल के लिए KW1 हो जाएगा, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए KW3 हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक्स के लिए। फिफ्थ हार्मोनिक्स के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, KW5 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स, KP5 KD5। हम क्या चाहते हैं, इंड्यूस EMF में कौन सी टर्म एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये पिच फैक्टर होता है, उसका फॉर्मूला होता है cos n α/2, ठीक है। अब इस पिच फैक्टर को ये क्या होता है, कैसे आया, ये समझाते हैं। देखो हमने ये बोला कि हमारे पास जो 2 पोल है, एक N पोल है, एक S पोल है, ठीक है। अगर दोनों पोल के अंडर कोयल साइड रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, फुल पिच कोयल बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, ये फुल पिच हो गई। लेकिन शॉर्ट पिच क्या होती है, शॉर्ट पिच में क्या होता है, देखो ज़रा प्लीज़, शॉर्ट पिच में क्या होगा, एक कोयल साइड तो इधर रह गई, लेकिन दूसरी कोयल साइड को हम क्या कर देते हैं, कुछ एंगल से शॉर्ट कर देते हैं। जितने एंगल से शॉर्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच एंगल, शॉर्ट पिच एंगल। तो शॉर्ट पिच कॉइल क्या हो गई, शॉर्ट पिच कॉइल में कॉइल पिच जो होता है पोल पिच से कम होता है। क्या होता है, कॉइल पिच इन शॉर्ट पिच कॉइल या फिर फ्रिक्शनल पिच कॉइल, कॉइल पिच जो होता है वो पोल पिच से कम होता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो कोयल पिच क्या हो गया, कोयल साइड को हमने क्या कर दिया, 10 डिग्री से 20 डिग्री से 30 डिग्री से 60 डिग्री से, आपकी मर्जी है जितनी डिग्री से, इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो इससे फ़ायदे क्या होंगे, फ़ायदे क्या होंगे, एक तो क्या हो गया कि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ओवरहैंग पोर्शन होता है, ओवरहैंग पोर्शन का में कोई EMF नहीं इंड्यूस होता है। EMF किस में इंड्यूस होता है, इन दोनों कोयल साइड में, ओवरहैंग पोर्शन में ये एक्स्ट्रा होता है।
तो यहाँ देखो ज़रा प्लीज़, पहले ओवरहैंग पोर्शन ज़्यादा चाहिए था, अब हमारे पास ओवरहैंग पोर्शन क्या है, कम चाहिए। ओवरहैंग पोर्शन कम चाहिए तो कॉपर की क्या हो गई, सेविंग हो गई। तो एडवांटेज क्या हो गया, हम तो हार्मोनिक्स को हटाने चले थे, साथ ही साथ कॉपर की सेविंग होगी, कॉपर की सेविंग होगी तो मशीन की कॉस्ट कम हो गई, तो ये भी फ़ायदा मिल गया हमारे पास। तो कुल मिला के बात ये है कि शॉर्ट पिच कोयल वह कोयल होती है जिसमें कोयल पिच किससे कम होता है, बॉल पिच से कम होता है। और शॉर्ट पिच कोयल में पिच जो फैक्टर होता है, इट इज़ गिवन बाय cos n α/2 वेयर अल्फा इज शॉर्ट पिच एंगल। अल्फा क्या होता है, शॉर्ट पिच एंगल, वेयर अल्फा इज शॉर्ट पिच एंगल, जिस एंगल से आपने इसको शॉर्ट पिच किया। और n क्या है, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स, कौन से हार्मोनिक्स को आपको हटाना है उस हिसाब से आप इसको शॉर्ट पिच करो। तो अब आपके पास टारगेट क्या होना चाहिए, कौन सा हार्मोनिक्स हटाओगे, फंडामेंटल को रखोगे, थर्ड फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ, सबसे जो नज़दीक है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक्स है, तो थर्ड हार्मोनिक्स को हटाओगे। तो हाउ टू रिमूव थर्ड हार्मोनिक्स, ठीक है, हम देखेंगे कि कैसे थर्ड हार्मोनिक्स को रिमूव किया जाए। हाउ टू रिमूव थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए, थर्ड हार्मोनिक्स में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ना, वो किस तरह से होगा, इंड्यूस ईएमएफ जो होगा थर्ड हार्मोनिक्स में √3 × 4.44 f कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स phi f × t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा KW3, KW3 क्या हो जाएगा KP3 × KD3। d हम यहाँ पे ये होता है KD होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल किसकी बात कर रहे हैं, पिच फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो एलिमिनेट करना है, रिमूव, थर्ड हार्मोनिक को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, KP3 को कितना बनाना पड़ेगा, पिच फैक्टर, थर्ड हार्मोनिक के पिच फैक्टर को कितना बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 कैसे बनाया जाए, देखिए इसको कैसे 0 बनाया जाए, cos n α/2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कोसाइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब आपके पास कौन सा हो, π/2 हो, ठीक है। अगर कंपैरिजन करोगे तो n अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, π/n, कितना आ जाएगा 180/180 डिग्री, पाई कितना होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपॉन n। n क्या है आपके पास, लेवल ऑफ हार्मोनिक्स है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। देखो हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कम से कम 7-8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। फुल फिल्स कोयल क्या होती है, शॉर्ट फिल्स कोयल क्या होती है, यहाँ पर कैसे हार्मोनिक्स इंड्यूस होता है, उसके कारण क्या नुकसान होता है, उनको हम कैसे हटा सकते हैं, उसके लिए फार्मूला, शॉर्ट पिच कोयल का एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं 180 डिग्री बाई n। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन समझा दिया बस हो गया, यहाँ पे आपके जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारा आपको कवर हो जाएगा। नाउ हमें कौन सा हार्मोनिक्स रिमूव करना है, नाउ फॉर थर्ड हार्मोनिक्स n बराबर 3, थर्ड हार्मोनिक्स। थर्ड हार्मोनिक्स को अगर रिमूव करना है तो आप कोयल को कितने डिग्री से शॉर्ट पिच करोगे, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री से अगर आप कोयल को शॉर्ट पिच करोगे तो आपके पास यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक्स रिड्यूस हो जाएगा। तो अल्फा बराबर आप कितना रखोगे, 60 डिग्री रखोगे। अगर अल्फा बराबर 60 डिग्री रख दिया आपने तो थर्ड हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑप्शन थे, उनको हमने कौन सा सेलेक्ट करना है ये देखना है, ठीक है। तो इसमें देखो ज़रा प्लीज़ क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस बाय फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग से कौन सा रिड्यूस होगा। सही बात है, अमाउंट ऑफ कॉपर भी रिड्यूस होगा, कॉपर रिड्यूस होगा तो कॉस्ट ऑफ मशीन भी रिड्यूस होगी, साथ ही साथ साइज ऑफ मशीन भी रिड्यूस होगी, हार्मोनिक्स जनरेटेड इन ईएमएफ वो भी रिड्यूस होगा, और अगर आपके पास ईएमएफ रिड्यूस हो रहा है तो पावर भी, थोड़ा अमाउंट ऑफ पावर भी रिड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लगभग 500 ऑप्शन सही है। अब किसको सेलेक्ट किया जाए, तो ये मेन हमारे पास मेन जो एडवांटेज है वो क्या है, हमें क्या करना था, इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हमें जो अनवांटेड हार्मोनिक्स कंपोनेंट नहीं चाहिए थे भाई। हार्मोनिक्स कंपोनेंट को हटाने के लिए ही तो हमने क्या यूज़ किया, शॉर्ट पिच कोयल को यूज़ किया। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ई। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, ई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा प्लीज़, ये हो गया आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कोई भी सिंक्रोनस मोटर है, उसके रोटर शाफ्ट पे लोड बढ़ा दिया जाए, तो ग्रेजुअली लोड बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से कौन कौन सी क्वांटिटी है जो इंक्रीज होनी चाहिए? पावर फैक्टर एंगल, करंट एंड टॉर्क एंगल, करंट एंड पावर फैक्टर एंगल, टॉर्क एंगल, करंट एंगल। ये 5 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से हमें सही आंसर बताना है। तो इसको समझिए ज़रा आराम से, कैसे समझ सकते हैं कि एक सिंक्रोनस मोटर है, 4 सिंक्रोनस मोटर। पहले बेसिक देख लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, किसी भी सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक तो फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग जो है ना और आर्मेचर वाइंडिंग, इनके बीच में जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, उनका फ्लक्स का जो एंगल होता है वो डेल्टा होता है, उसको लोड एंगल या टॉर्क एंगल या पावर एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर में हमेशा जो फील्ड एमएमएफ होता है वह रिजल्टेंट एमएमएफ से लैग करता है, ठीक है। अब रिजल्टेंट एमएमएफ जो है हमारे पास, रिजल्टेंट एमएमएफ वो किस स्पीड से रोटेट करता है? सिंक्रोनस स्पीड से। और फील्ड एमएमएफ किस स्पीड से रोटेट करता है? रोटर स्पीड से। रोटर स्पीड फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होती है? रोटर पे लगाई जाती है, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग को जनरली स्टेशनरी आर्मेचर हमारे पास जनरेटर यूज़ किया जाता है, रोटेटिंग फील्ड टाइप का आर्मेचर यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे तो रोटर स्पीड ये। अब किसी भी मशीन पे लोड बढ़ाने का है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बाइक लेके चल रहे हो, 2 जने बैठे हैं, एक्सेलरेशन दबा रहे हो, एक्सेलरेटर दबा रहे हो, अब 3 जने 4 जने बैठा दो, उसी एक्सेलरेटर की पोजीशन के लिए स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि किसी भी मोटर में लोड बढ़ाते हो तो उसका स्पीड क्या होता है? घटता है। तो अगर मान लीजिए स्पीड आपका घट के, मान लीजिए कि स्पीड आपका घट के इस पोजीशन में आ गया, सिंक्रोनस स्पीड तो वही रहता है। सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? ये रिजल्टेंट एमएमएफ का सिंक्रोनस स्पीड है एनएस बराबर 120F/P। यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड तो फिक्स रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। बट हमारे पास रोटर का स्पीड जो है, रोटर जिस स्पीड से घूम रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, रोटर जो है वो थोड़ा लैग कर जाएगा फील्ड एमएमएफ में। पहले किस पोजीशन पे था? इस पोजीशन पे, अब घट के इधर हो गया, तो डेल्टा क्या हो गया? हमारे पास बढ़ गया। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो हमारे पास रोटर एमएमएफ का जो एक्सिस है वो थोड़ा पीछे खिसकता जाएगा, और पीछे खिसकता जाएगा तो इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है टॉर्क एंगल बढ़ेगा। तो पहला कंक्लूजन तो ये आ गया कि लोड बढ़ाओगे तो टॉर्क एंगल बढ़ता है। इसको टॉर्क एंगल भी बोलते हैं, पावर एंगल भी बोलते हैं, या फिर लोड एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहला कंक्लूजन आ गया। अब दूसरा कंक्लूजन देखेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या है? देखिए ज़रा, दूसरा कंक्लूजन हमें कहाँ से पता चलेगा? वी कर्व से। वी कर्व एट डिफरेंट लोड कंडीशन, ठीक है। अगर वी कर्व आप प्लॉट करो डिफरेंट लोड कंडीशन पे, वी कर्व किसके बीच में प्लॉट किया जाता है? आर्मेचर करंट या फील्ड करंट या फिर फील्ड एक्साइटेशन, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी लाइन होती है? यूनिटी पावर फैक्टर लाइन होती है, ये यूनिटी पावर फैक्टर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वी कर्व के कर्व किस तरह से बनते हैं? कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या है वो बताते हैं आपको। देखिए ज़रा प्लीज़, ये मान लीजिए लो लोड कंडीशन पे है, ठीक है। ये आपके पास हाफ लोड कंडीशन पे हो गया, और ये वाला कर्व जो है वी कर्व, सॉरी, ये वाला वी कर्व फुल लोड कंडीशन पे हो गया। तो इसका मतलब समझाते हैं आपको कि जैसे जैसे लेवल ऑफ लोड बढ़ रहा है, ये यूनिटी पावर फैक्टर लाइन है आपके पास, यूपीएफ लाइन। इधर यूपीएफ लाइन के इधर जो पावर फैक्टर होता है मोटर में वो लैगिंग होता है, और इधर जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है? लीडिंग पावर फैक्टर होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए प्लीज़, लेवल ऑफ लोड बढ़ने का मतलब क्या होता है? आर्मेचर करंट का लेवल बढ़ना। लेवल ऑफ लोड बढ़ता है कभी भी तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास करंट का लेवल बढ़ रहा है। लेवल ऑफ करंट, करंट एंगल नहीं बोल रहे हम यहाँ पे, करंट का लेवल बढ़ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो ज़रा प्लीज़, मान लो किसी एक्साइटेशन लेवल पे, इस पॉइंट पे लो लोड कंडीशन पे सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट कर रही थी, ठीक है, इस कंडीशन में। अब आपने क्या किया? लोड बढ़ा दिया। लो लोड से किधर चले गए आप? हाफ लोड में। हाफ लोड में क्या हो जाएगा? करंट का लेवल बढ़ गया, ठीक है। पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चले गए आप,
लो लोड से हाफ लोड में तो करंट का लेवल बढ़ गया, हाफ लोड से फुल लोड में चले गए तो और आपके पास करंट का लेवल बढ़ गया, यहाँ आ गए। कुल मिला के बात ये है कि मान लो आप फर्स्ट कंडीशन में लीडिंग पावर फैक्टर में थे, तो सेकंड केस में आप लगभग यूनिटी पावर फैक्टर पे आ गए, थर्ड केस में आप किधर चले गए, यूनिटी पावर फैक्टर लाइन के इधर हो गए। देखो भाई साहब, ये यूनिटी पावर फैक्टर लाइन सीधी नहीं होती है, लेवल ऑफ लोड चेंज होने से ये टेढ़ी रहती है आपके पास, ठीक है। डिटेल से हम कंप्लीट कोर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर इतना हमारे पास इतना कंसेप्ट सीखना है कि हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर लाइन जो है ना, वो हमारे पास क्या रहती है, टेढ़ी रहती है। क्यों रहती है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। बस आपको यहाँ ध्यान देना है कि जब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन से थर्ड पोजीशन, मतलब लेवल ऑफ लोड बढ़ा रहे हो, तो जब हम इधर पोजीशन में बढ़ रहे हैं तो करंट का लेवल तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ वी आर या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि फेज एंगल जो है ना वो बढ़ रहा है। किस डायरेक्शन में, इज इंक्रीजिंग इन लैगिंग डायरेक्शन, इन लैगिंग डायरेक्शन। लैगिंग डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, लैगिंग डायरेक्शन का मतलब ये कि पहले हमने फर्स्ट पोजीशन में मान लो लीडिंग पावर फैक्टर कंसीडर किया, फिर यूनिटी हो गया, फिर लैगिंग हो गया, मतलब हम लीडिंग से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लोड बढ़ाने पर लैगिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट ये हो गया कि हमारे पास करंट बढ़ेगी लोड बढ़ने पर, और हाँ लोड टॉर्क एंगल तो हम पहले ही बढ़ा चुके हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें बढ़ रही है, एक तो करंट बढ़ रही है, एक टॉर्क एंगल बढ़ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बी, जहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें बढ़नी चाहिए, लेवल ऑफ लोड बढ़ने पर करंट बढ़ रही है और साथ ही साथ हमारे पास कौन सा एंगल बढ़ रहा है, टॉर्क एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिटरमाइन थ्रू ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। ओपन सर्किट टेस्ट से क्या डिटरमाइन किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस, सेकंड ओमिक लॉसेस, थर्ड लीकेज इम्पीडेंस, फोर्थ हिस्टैरिसीस लॉसेस ओनली, एंड फिफ्थ एडी करंट लॉसेस ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे, और इसका आंसर ये है कि हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस को फाइंड आउट किया जाता है। अब आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस में हमारे पास ये कंबाइंडली होता है हिस्टैरिसीस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉसेस। तो यहाँ पर आप हिस्टैरिसीस लॉसेस ओनली का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट कर सकते, ना ही एडी करंट लॉसेस ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है आयरन लॉसेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का सेशन है। इसके ऊपर ओपन सर्किट टेस्ट के ऊपर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके नेक्स्ट RSCB एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे मान लीजिए कि वाई ओपन सर्किट टेस्ट इज़ परफॉर्म ऑन द रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज पे ही क्यों परफॉर्म किया जाता है, अगर रेटेड वोल्टेज से कम वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता कि वाई ओपन सर्किट टेस्ट इज़ परफॉर्म ऑन द लो वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड को ओपन क्यों रखा जाता है, इसका ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग से या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन से क्या रिलेशन है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन सारे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल से सॉल्यूशन चाहते हो या फिर सब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारा जो कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंजीनियर्स वेव इंस्टीट्यूट के ऐप पर जाके आप क्या करिएगा, उसको लॉगिन करिएगा और वहाँ से स्टोर ऑप्शन में जाके कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, और फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके।